मैं पहले अपने आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। जो पुराने बच्चे हैं वो अपना रिवीजन कर लेंगे, कुछ नए कंटेंट्स भी लेके आएंगे, नए कंटेंट्स भी देते रहेंगे उसमें, तो नए बच्चों का रिवीजन हो जाएगा। और जो न्यू बच्चे हैं उनका मैं शुरू से कॉन्सेप्ट जीरो से स्टार्ट करता हूं और एक एक चीज़ वो सीखते जाएंगे। और आपको मेरी एडवाइस है कि आप लोग जो है पेन और रजिस्टर लेकर बैठेंगे। और ऑफलाइन क्लास में तो मैं नोट्स करवाता था, मैं बोलता था, एक एक क्वेश्चन बोलता था, एक एक नोट्स लिखवाता था, लेकिन ऑनलाइन में पीपीटी के माध्यम से मैं वो चीज़ तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन यह है कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, प्लस प्रैक्टिस बैच भी साथ में रहेगा, प्रैक्टिस भी कराता रहूँगा। तो इससे आपका जो है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन कराऊँगा, फुल पैकेज पढ़ाऊँगा। लेकिन अभी मैं एसआई को टारगेट किया हुआ हूँ, क्योंकि एसआई का एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है। और वैसे भी देखिए, जब मैं नोट्स लिखवाता था, क्वेश्चन बोलता था, तो टाइम ज़्यादा लगता था। तो वैसे मैं इसको लगता है कि 90 डेज़ में रीजनिंग आपकी कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सिलेबस से शुरू करते हैं, सिलेबस बताते हैं, और इसके बाद फिर मैं कुछ आपको टॉपिक से अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन, पहले मैं बिल्कुल अल्फ़ाबेट से शुरू करता हूँ, ABCD से शुरू करता हूँ। और प्लीज़ आप लोग नोट बनाइएगा, है ना। जो भी मैं पढ़ाऊँ कॉन्सेप्ट, पहले उसको आप नोट करिएगा। आप जितना पढ़ाया जाए उतना नोट करते जाएंगे तो आपके पास एक अच्छा बेहतरीन नोट तैयार हो जाएगा सारे एग्जाम में, जो आपको यूज़फुल होगा। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग जो है अपने सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। अरे वो तो ठीक है, पेन कहाँ चल रहा है? ओ, तो फ्रीज कहाँ करें, ये तो गायब हो गया है यहाँ से। यहाँ पे फ्रीज देखो है ही नहीं। ओके, थोड़ा बोर्ड में प्रॉब्लम आ गई थी, कोई नहीं। देखिए, तो रीजनिंग का सिलेबस हम डिस्कस करते हैं। पहले देखिए, रीजनिंग में 2 सेक्शन है। पहला तो वर्बल सेक्शन है और दूसरा है नॉन वर्बल सेक्शन। ठीक है, वर्बल सेक्शन में मेजर क्वेश्चन जो है आपको वर्बल सेक्शन से ही आता है, 90% प्रॉब्लम इससे पूछे जाएंगे, और नॉन वर्बल से 10% प्रॉब्लम आपको पूछे जाएंगे। तो देखिए, जो वर्बल सेक्शन है इसमें 3 चीजें हैं, है ना। एक है बेसिक, और दूसरा एनालिटिकल, और तीसरा है लॉजिकल। तो बेसिक रीजनिंग के अंतर्गत क्या होता है ना, कि जब आप कोई एंट्रेंस एग्जाम देते हो, चाहे 5 ईयर लॉ का एग्जाम देते हो, चाहे आप कोई यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देते हो, या कांस्टेबल देते हो, एसआई देते हो, कुछ भी देते हो, ये सारे एग्जाम में कॉमन पूछा जाता है। इसके जो कंटेंट्स हैं सारे एग्जाम के लिए वो कॉमन होते हैं। ठीक है, और आजकल जो एसआई का पेपर है वो अब एसआई की तरह नहीं आता है, वो बैंकिंग का पेपर हो गया है। जैसे बैंक का जो चैप्टर हुआ करता था वो सारा एसआई में पूछ रहा है। तो एनालिटिकल पे जो बच्चे, जो एस्पिरेंट जो है एसआई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो एनालिटिकल रीजनिंग पर विशेष फोकस करेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद है लॉजिकल। तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको जो कंटेंट्स आते हैं, तो मैं आपको बताता हूं क्या क्या करेंगे आप। तो देखिए, इसमें 3 सेक्शन है, बेसिक्स है, एनालिटिकल है, और लॉजिकल है। ठीक, अब इनके कंटेंट्स क्या हैं वो दिखाता हूं आपको। तो अब बेसिक रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, एनालिटिकल यानी विश्लेषणात्मक क्या क्या पढ़ना है, लॉजिकल में क्या क्या पढ़ना है, वो हम आपको अभी दिखा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो बेसिक रीजनिंग के अंतर्गत देखो, जो हमारा पहला चैप्टर होगा वो अंग्रेजी वर्णमाला है। अंग्रेजी वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में क्या क्या पढ़ना है। अंग्रेजी वर्णमाला में पहले है लेफ्ट राइट, बाएं और दाएं पर आधारित प्रॉब्लम। दूसरा है कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग पर आधारित प्रॉब्लम। ठीक है, तीसरा है ग्रुपिंग ऑफ अल्फाबेट। चौथा है पेयर्स ऑफ लेटर।
फिर है लेटर सीरीज, लेटर मैट्रिक्स, पोजीशन इंटरचेंज, मीनिंगफुल वर्ड्स। इतना चीज अगर आप पढ़ लेते हो तो आपकी पूरी अंग्रेजी वर्णमाला कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा कुछ मिसलिनियस भी होते हैं जो कि हम आपको पढ़ाते समय बाद में वो भी कराएंगे आगे, ठीक है। तो दूसरा चैप्टर होगा डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, ट्यूब, डाइस, कैलेंडर, क्लॉक, वेन डायग्राम, नंबर सीरीज, नंबर मैट्रिक्स, एनालॉजी टेस्ट, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, ठीक है। अब एनालिटिकल रीजनिंग में क्या क्या पढ़ोगे देखो, इसमें है कोडिंग, डिकोडिंग, बाइनरी, फिर है सिलॉक्स, सिलोजिज्म लिखते हैं इसको हम सिलोजिज्म बोलते हैं। इसके बाद है इनइक्वालिटीज, है ना, असमानताएं। फिर है मशीन इनपुट। आजकल यूपीएसआई में जो है मशीन इनपुट के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन आपको सिलॉक्स से पूछे जाते हैं। तो अगर पजल से भी क्वेश्चन आते हैं तो अगर देखा जाए तो एनालिटिकल में आपको 15 क्वेश्चन मिल सकते हैं, सिलॉक्स से 5 क्वेश्चन मिलना मस्ट है और मशीन इनपुट से भी 5 क्वेश्चन मिलना मस्ट है, ठीक है। तो देखो फिर इसके बाद पजल है, डेटा सफिशिएंसी है, आंकड़े की पर्याप्तता, ओके। इसके बाद है लॉजिक में जो विशेष रूप से जो चैप्टर हैं वो सारे एग्जाम में जो कॉमन आते हैं, कहीं एजम्पशंस पूछ लेगा तो कहीं आर्गुमेंट पूछ लेगा, कहीं कंक्लूजन पूछ लेगा तो कहीं कोर्स ऑफ एक्शन पूछ लेगा तो कहीं डिसीजन मेकिंग पूछ लेगा, ठीक है। तो देखो स्टेटमेंट एंड एजम्पशन का मतलब होता है कथन एवं पूर्वानुमान, है ना। और फिर इसके बाद स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट का मतलब होता है कथन एवं तर्क, है ना। फिर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन एवं निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कथन एवं कार्यवाही। फिर इसके बाद है डिसीजन मेकिंग। अभी यूपी कांस्टेबल में डिसीजन मेकिंग से प्रॉब्लम आया था, यूपीएसआई के लिए भी अगर देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इससे 5 क्वेश्चन आ सकते हैं लॉजिकल से, ठीक है। तो इन सेक्शन में से किसी सेक्शन से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आ जाए, ठीक है। फिर इसके बाद है ये हमारा जो है बेसिक्स हो गया, एनालिटिकल हो गया, लॉजिकल हो गया, ये हमारा वर्बल रीजनिंग का। वर्बल का मतलब होता है भाषिक, जिसमें हम लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं वो वर्बल रीजनिंग है, ठीक है। और जिसमें सिर्फ पिक्चर, आकृतियों का स्टडी करते हैं वो है नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। तो 10% प्रॉब्लम जो है नॉन वर्बल रीजनिंग से भी आते हैं। फिगर काउंटिंग, इसमें हम आपको स्क्वायर गिनना, रेक्टेंगल गिनना, है ना, ट्रायंगल गिनना, डायगोनल गिनना, ये सारी चीज आपको बताएंगे। फिर मिरर इमेज, वाटर इमेज है, मिरर इमेज वाटर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। पेपर कटिंग, फोल्डिंग है, सीरीज है, एनालॉजी टेस्ट है, क्लासिफिकेशन है, कंप्लीशन ऑफ फिगर है, एम्बेडेड फिगर है। नॉन वर्बल में देखो क्या होता है ना कि नॉन वर्बल में लोग अगर बुक्स पढ़ेंगे ना तो बहुत ही बोरिंग है, उनको बोर हो जाएंगे पढ़ के और वो समझ में भी चीजें नहीं आ पाती हैं, बहुत टाइम टेकिंग लगता है। मैं कुछ भी आपको बुक से नहीं कराऊंगा, सारा चीज मैं बोर्ड पे ही क्लियर कर दूंगा। सिर्फ 2-2 दिन हम आपको ये चैप्टर पढ़ाएंगे और आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर ये नहीं रहेगा कि आप सीट करो, ये करो, कुछ नहीं। आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा नॉन वर्बल से आप बहुत इजी वे में उसे टेकल कर सकते हो, ठीक है। तो ये नॉन वर्बल हो गया, तो ये हमारा कंप्लीट पैकेज है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा 3 चैप्टर, इट इज अ मोस्ट लॉजिकल फेनामेना ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। ये जो 3 चैप्टर होगा ना, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन क्रमचय, कॉम्बिनेशन संचय और प्रोबेबिलिटी, ये मैं इंडिविजुअल सेक्शन में, जो कि जनरल बैच में मैं नहीं करता हूं, लेकिन इंडिविजुअल सेक्शन में मैं परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है। जो हमारा ओल्ड इंडिविजुअल बैच है उसमें मैं करा चुका हूं इसको, हाँ, लेकिन फिर भी आप लोग भी इसको रिवाइज कर सकते हो। अभी लॉकडाउन में आप घर पे पढ़े होंगे तो बहुत सारी चीजें आप मिस कर चुके होंगे, भूल चुके होंगे। नए कंटेंट्स के साथ फिर एक बार आप देख सकते हैं, पूरा रिवाइज कर सकते हैं, जिससे आपको और अच्छा लगेगा, क्योंकि रिवीजन करते समय और अच्छा लगता है, ठीक है। देखो अब इसके बाद है, अब हम, ये तो हमारा सिलेबस हुआ, है ना। तो जितने जो भी एग्जाम आपके पहले आने वाले होंगे, जैसे अभी यूपीएसआई है, अभी मैं इसको फोकस कर रहा हूं, ठीक है। मैं पूरा पैकेज पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी जो है जैसे जैसे कोई एग्जाम आएगा, वीडियो आ जाता है, लेखपाल आ जाता है, तो उसके लिए भी कुछ कंटेंट्स हम आपको स्पेशल देंगे, बता देंगे कि ये चीजें आप ज्यादा
रिवाइज करो, ज़्यादा पढ़ लो, यहाँ से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बीच बीच में हम आपको गाइड करते रहेंगे, है ना। तो अभी जो है आज हम अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फाबेट आपको बताते हैं। तो देखिए, जहाँ अंग्रेजी वर्णमाला की बात आती है तो हमें पता है ए से लेकर जेड तक 26 अक्षर होते हैं, बाएं से दाएं लिखे जाते हैं, है ना। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं चीज, है ना। इधर लेफ्ट हैंड होता है और इधर राइट हैंड होता है, ठीक। बायां और दायां, अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से दाएं लिखी जाती है, 26 लेटर होता है, सबको पता है, ठीक, सबको पता है। अगर मैं पूछूं कि जेड की वैल्यू क्या होगी तो लोग बता देंगे 26, वाई की बता देंगे 25, ए की बता देंगे 1, बी की बता देंगे 2। लेकिन अगर मैं 20 से कहीं पूछ लूं कि पी का मान क्या होगा तो हो सकता है कि मिस कर जाए बताने में, पी का मान 16 होता है। लेकिन अगर राइट हैंड से देखा जाए तो पी का मान 11 होता है, ठीक। तो आपको बोथ साइड नंबरिंग याद करना पड़ेगा, ठीक है। और नंबर याद करने का मैं तरीका भी बता देता हूं, 5 मिनट में आप नंबर याद कर लोगे, ठीक है। तो आज आपको नंबर याद हो जाना चाहिए, ठीक। तो इसके बाद क्योंकि हम जो क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन का जो हम आंसर करेंगे वो बिल्कुल ओरल करेंगे, मौखिक। किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम लोग मौखिक बता सकते हैं, ठीक है। तो तभी बता सकते हैं जब हमें प्लेस वैल्यू बोथ साइड अच्छे से याद हो, है ना। तो एक वर्ड याद करो, सी फिलोरक्स। एक वर्ड आपको याद करना पड़ेगा, सी फिलोरक्स, ठीक। और 3 का पहाड़ा 8 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। सी का मान जैसे 3 है, एफ का 6, आई का 9, एल का 12, ओ का 15, आर का 18, यू का 21, एक्स का 24। 3 का पहाड़ा 8 बार है। एक वर्ड है सी फिलोरक्स, ठीक। सी अलग से, फिलोरक्स। तो देखो, अगर आप 8 अक्षर के मान याद कर लिए हैं तो आप किसी भी अक्षर का मान इसमें बता सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो कि मैं पूछूं कि के का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, अगर आपने यल का मान 12 याद किया है तो आपको पता है कि के जो है यल से इमीडिएट पहले होता है, तो के का मान क्या हो जाएगा? 11। तो खाली आप 8 अक्षर के मान याद कर लो, तो एक डिजिट चाहे आपको फॉरवर्ड होना पड़ेगा, चाहे एक डिजिट आपको बैकवर्ड होना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी भी लेटर की वैल्यू तुम बता सकते हो। टी का मान क्या होगा? अगर यू का मान 21 है तो टी का मान 20 हो जाएगा। किसी का भी आप नाम इसमें से ले सकते हो। यम का मान क्या होगा? एल का मान 12 है तो यम का मान 13 हो जाएगा, है ना। क्यू का मान क्या होगा? आर का मान अगर 18 है तो क्यू का मान 17 हो जाएगा। तो चाहे 1 डिजिट फॉरवर्ड चाहे बैकवर्ड होना पड़ेगा, और इस प्रकार आप किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। केवल सी फिलोरक्स आपके दिमाग में रहना चाहिए। 8 अक्षर का मान अगर आपके दिमाग में है तो आप किसी भी अक्षर का मान फटाफट बता सकते हैं। तो देखिए, आपको ना लेटर की जो प्लेस वैल्यू है वो बोथ साइड से याद होना चाहिए। यल एंड आर इज कॉल्ड टू कंट्रोलिंग इंड। 2 छोर कहा जाता है। ये बायां छोर है और ये दायां छोर है ना। रटना नहीं है। अगर आपको बाएं छोर से प्लेस वैल्यू याद है तो दाहिने छोर से अपने आप बता सकते हो। कैसे? पोजीशन फ्रॉम पोजीशन फ्रॉम राइट इंड बराबर 27 माइनस पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट इंड। दाहिने छोर से स्थान अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे कि बाएं छोर से मान को घटा दोगे, आ जाएगा। या दाहिना छोर पता है, बायां जानना चाहते हो तो भी 27 से घटा दो, आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो हम इसमें किसी को भी ले लें, अगर मैं मान लो कि इसमें जे को ले लेता हूं तो जे का मान जो है बाएं साइड से क्या होता है? 10 होता है। और इसी जे का मान अगर दाहिने साइड से आप देखोगे तो बताओ क्या हो जाएगा? 17। और इसको जोड़ेंगे तो 17 और 10 कितना हो जाएगा? 27। यच ले लीजिए, बाएं से 8 होता है, दाहिने से 19 होता है, तो 8 और 19 अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 27। यानी यल प्लस आर की जो वैल्यू होती है वो 27 के इक्वल होती है। तो अगर आपको राइट हैंड से पोजीशन पता है तो भी 27 से घटा के आप लेफ्ट हैंड जान सकते हो। अगर आपको लेफ्ट हैंड से पोजीशन पता है तो भी 27 से घटा के आप राइट हैंड से जान सकते हो।
तो यानी आपको किसी भी अगर देखिए नंबरिंग आपको लेफ्ट साइड से याद रहेगा, ठीक, सी फिलोरक्स से याद कर लेना, ठीक है। और राइट इंड से आप ऐसे ही बता सकते हो, बस 27 से सब्ट्रैक्ट करो, राइट इंड से उसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी। जैसे Q का मान 17, हम अंग्रेजी वर्णमाला में याद कर लिए कि बाएं से Q का मान 17 होता है, दाहिने से बताना है 27 में से 17 घटा दो 10, यानी कि राइट इंड से Q का मान कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो आपको अगर प्लेस वैल्यू याद हो जाएगा तो आप क्वेश्चन ओरल मौखिक फटाफट बता सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके पहले मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूं, वो भी बता देता हूं, ठीक है। देखिए, तो भाई प्लेस वैल्यू की चर्चा हम लोग कर लिए। फाइंडिंग द प्लेस वैल्यू ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रमांकिक मान बोथ साइड से आपको कैसे याद रहेगा उसकी डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब एक चीज और आपको जानना होगा, जैसे मान लो कि एक सर्किल है, ठीक, और इस पर हम अंग्रेजी वर्णमाला को लिख दें, लिख दिया, ठीक। क्लॉकवाइज अगर आप देखा जाए तो ए से लेकर जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला लिखी गई है। देयर इज नो एंडिंग पॉइंट ऑन सर्कल, ठीक। ए का मान 1 होता है, इसका मान 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, सो ऑन। इस तरह से अगर आप नंबरिंग करते जाएंगे तो आप जो है यहां पर पहुंचेंगे और इसकी प्लेस वैल्यू होती है कितना 26, ठीक। वाई का मान 25, जेड का मान 26। तो याद रखो कि हर लेटर की दो वैल्यू होते हैं, एक उसका इंक्रीजिंग वैल्यू होता है और एक उसका रियल वैल्यू होता है। जहां जेड खत्म होता है ना, उसी के इमीडिएट आगे ए शुरू हो जाता है। तो इसके ए का मान 1 भी होता है और ए का मान 27 भी होता है। कोडिंग डिकोडिंग के सवाल में एडवांस लेवल की जो कोडिंग डिकोडिंग होती है उसमें जो है प्लेस वैल्यू आती है, ठीक है। तो और वो क्या करता है कि उसकी इंक्रीजिंग प्लेस वैल्यू को कोड कर देता है, ठीक है। और हम लोग जो है परेशान हो जाते हैं उसको करके। तो याद रखना कि ए के दो वैल्यू होते हैं, ए का रियल वैल्यू 1 होता है, इसकी इंक्रीजिंग वैल्यू 27 है, क्योंकि जेड के बाद ए आता है। जेड का मान 26, ए का मान 27, बी का मान 28, सी का 29, डी का 30, ई का 31, एफ का 32, सो ऑन। इस तरह से चलता रहता है, ठीक है। तो आप दो बात का ध्यान रखेंगे, सी फिलोरक्स के द्वारा ए से लेकर जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला का क्रमांकिक मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक। दूसरी बात, अगर राइट एंड से मान बताना है तो 27 से घटा देंगे, ठीक। तीसरी बात कि ए से लेकर जेड तक जो अक्षर होता है उसके दो वैल्यू होते हैं, एक उसकी रियल वैल्यू होती है और एक उसकी इंक्रीजिंग वैल्यू होती है। जैसे हम कभी आपसे कहें कि किसी का इंक्रीजिंग वैल्यू बताओ, जैसे मान लो मैं एच का कहूं कि इंक्रीजिंग वैल्यू बताओ, क्या होगा, ठीक। तो जैसे किसी भी लेटर का इंक्रीजिंग वैल्यू अगर आपको जानना है तो उसमें 26 ऐड कर दो, उसकी इंक्रीजिंग वैल्यू आ जाएगी। जैसे ए का मान 1 होता है ना, तो 26 ऐड करेंगे, ए का इंक्रीजिंग वैल्यू क्या हो जाएगा 27। यच का मान 8 है, यच की इंक्रीजिंग वैल्यू क्या हो जाएगी 34, 26 ऐड कर दिया 8 में, तो यच का मान आ गया, है ना। तो इस तरह से आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है अंग्रेजी वर्णमाला की। तो अंग्रेजी वर्णमाला को 8 भागों में, जैसा कि अभी कंटेंट्स मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, अपने सिलेबस में मैंने कंटेंट्स आपको दिखाया था कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो सवाल पूछे जाते हैं वो कहां कहां से पूछे जाते हैं। लेफ्ट राइट, कोडिंग डिकोडिंग, पेयर्स ऑफ लेटर, लेटर सीरीज, लेटर मैट्रिक्स, ग्रुपिंग ऑफ अल्फाबेट, पोजीशन इंटरचेंज, मीनिंगफुल वर्ड्स, मिसलेनियस, ठीक। तो जिसमें पहला भाग था लेफ्ट राइट, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला पर रिलेटेड जो बाएं और दाएं से सवाल आते हैं। ये सवाल में कुछ नहीं है, बच्चा भी लगा देगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि टाइम कितना लेते हो। एग्जाम में मैटर करता है स्पीड और एक्यूरेसी, एक तो स्पीड चाहिए, दूसरे एक्यूरेसी चाहिए, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो हम बिना अंग्रेजी वर्णमाला लिखे और बिना गिने किसी भी क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं।
तो कैसे बता सकते हैं, जल्दी कैसे कर सकते हैं, हमको ये सीखना है, ये ट्रिक्स सीखना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला का जो पार्ट 1 था वो था लेफ्ट राइट, ठीक, लेफ्ट राइट। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं और दाएं का निर्धारण, ठीक। जैसे मान लो कि अंग्रेजी वर्णमाला लिखी गई है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। यल एंड आर इज कॉल्ड टू कंट्रोलिंग इंड, ये दो छोर कहे जाते हैं, ठीक है। आपके सामने अंग्रेजी वर्णमाला ए से लेकर जेड तक लिखी गई है, बाएं से दाएं, ठीक है। देखो, अब लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट क्या है, तो जब हम बाएं और दाएं से कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए पहला पॉइंट, इसमें यह मान लिया जाता है कि सभी लेटर हमारे जैसे सामने की ओर देख रहे हैं, मतलब जिधर आप देख रहे हो उधर ये लेटर भी देख रहा है, यानी इसका बायां और दायां और आपका बायां दायां और मेरा भी बायां दायां लेटर की तरह है, ठीक, बायां इधर और दायां इधर। पहला पॉइंट, कभी ये नहीं मानोगे कि लेटर फेस टू फेस देख रहा है। अगर लेटर फेस टू फेस देखेगा तो लेफ्ट और राइट तुरंत चेंज हो जाएगा। जैसे मैं और आप फेस टू फेस देख रहा हूं तो जिधर मेरा दाहिना है ना उधर आपका बायां हो जाएगा। तो इसमें ये सब नहीं सोचना है, हमें एग्जाम में ये मान के चलना है कि जिधर हम देख रहे हैं उधर लेटर भी देख रहा है, यानी मेरा बायां दायां और लेटर का बायां दायां समान है, ठीक। दूसरा पॉइंट, इसमें z की वैल्यू 0 मान ली जाती है, इसमें z की वैल्यू 0 मान ली जाती है। जो z है ना उसकी वैल्यू 0 कंसीडर करते हैं। अब क्यों करते हैं 0 क्यों कंसीडर करते हैं, ये चीज अभी हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको क्लियर कर देंगे, ओके। तीसरा, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला निम्नलिखित क्रम में हो सकती है। भाई जो प्रॉब्लम आपसे पूछेगा ना वो कई ऑर्डर में पूछ सकता है। अंग्रेजी वर्णमाला सीधे सीधे दे के पूछ सकता है, रिवर्स ऑर्डर में दे के पूछ सकता है। देखिए यूजुअल पोजीशन यानी वास्तविक, सीधे सीधे अंग्रेजी वर्णमाला दी रहेगी और उस पर आधारित सवाल पूछ सकता है। रिवर्स ऑर्डर, इफ ऑल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट और रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को रिवर्स कर दिया जाए, ए से जेड को जेड से ए कर दिया जाए, रिवर्स ऑर्डर में भी सवाल आपसे पूछ सकता है। फर्स्ट हाफ रिवर्स, फर्स्ट हाफ का क्या मतलब है पहले ये क्लियर कर लीजिए। ए से लेकर यम तक का जो लेटर होता है ये फर्स्ट हाफ का लेटर कहलाता है, और यन से लेकर जेड तक का जो लेटर होता है ये सेकेंड हाफ का लेटर कहलाता है। फर्स्ट हाफ रिवर्स का मतलब होता है ए से यम पलट जाएगा और यन से जेड जो है वो सीधा रहेगा, जैसे कि ये देखिए फर्स्ट हाफ रिवर्स। सेकेंड हाफ रिवर्स में क्या होगा, ए से यम सीधा रहेगा जैसे देखिए, और यन से जेड पलट जाएगा जैसे यहां पलट गया है, ठीक है। फिर बोथ हाफ रिवर्स, बोथ हाफ रिवर्स में दोनों अर्धांश जो हैं पलट जाएंगे, यम से ए हो जाएगा, जेड से यन हो जाएगा, ठीक है। फिर मिडिल टर्म आएगा, फिर मिक्स सीरीज आएगा। एसआई के एग्जाम में हमेशा मिक्स सीरीज से 5 क्वेश्चन आता है, ठीक है। सिर्फ लेफ्ट राइट से आपको 4 से 5 सवाल मिलने वाले हैं, ठीक है। तो मिक्स सीरीज है, वेरिएबल से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखो 3 चीज बताया, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में यह मान लेना है कि लेटर हमारे जैसा देख रहा है, जेड की वैल्यू 0 कंसीडर होगी, और तीसरा इतने ऑर्डर में आपसे सवाल पूछ सकता है, यूजुअल, रिवर्स, फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकेंड हाफ रिवर्स, बोथ हाफ रिवर्स, मिडिल टर्म, मिक्स सीरीज, वेरिएबल, ओके। तो चलो अब बारी बारी एक एक हेडिंग करके पढ़ेंगे। कैसे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूजुअल पोजीशन, ओके। यूजुअल पोजीशन पढ़ने जा रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ने जा रहे हैं। अब कैसे पढ़ेंगे इसको, इसका कॉन्सेप्ट पहले सीख लीजिए, क्वेश्चन तो फटाफट करेंगे, पहले इसका कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। तो चलिए एक नोट बताते हैं, ठीक है। भाई हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट और राइट से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। लेफ्ट राइट कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज एज इलस्ट्रेटेड बिलो। इसके बाद अब
लेफ्ट राइट में क्या पढ़ने जा रहे हैं? लेफ्ट राइट में हम यूजुअल पोजीशन में जब अंग्रेजी वर्णमाला, वास्तविक पोजीशन में जब अंग्रेजी वर्णमाला दी जाती है तो वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे सामने लिखे गए हैं। अब क्वेश्चन भाई सॉल्व कैसे करेंगे? क्वेश्चन को अब सॉल्व करना है तो इसके लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, नोट बता रहा हूं। भाई देखो, ये देखो, कभी भी अगर आपको लेफ्ट राइट से आधारित सवाल सॉल्व करना है तो इस कॉन्सेप्ट का आप यूज करोगे। अपोजिट डायरेक्शन होने पर प्लस साइन का यूज करोगे, चाहे लेफ्ट राइट है चाहे राइट लेफ्ट है तो भी, और सेम डायरेक्शन पर माइनस साइन का यूज करोगे। अपोजिट डायरेक्शन होने पर प्लस साइन और सेम डायरेक्शन होने पर माइनस साइन का यूज करेंगे। ओके, हाँ, और हमेशा पहली पोजीशन को कंसीडर करेंगे। ऑलवेज कंसीडर फर्स्ट पोजीशन, और हमेशा पहली स्थिति को लेंगे। पहले यल है तो यल लिया जाएगा और पहले आर है तो आर लिया जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं और दाएं का निर्धारण करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद ये कॉन्सेप्ट है कि अपोजिट डायरेक्शन होने पर प्लस साइन और सेम डायरेक्शन होने पर माइनस साइन का इस्तेमाल करेंगे और हमेशा पहली स्थिति को लेंगे। ठीक, अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए चलो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर जो है आप नोट बना रहे हैं तो अभी तक आप लिख भी चुके होंगे, नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये देखो, क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर, तो इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में फटाफट लिख लेंगे। बाएं से 12वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर, दाहिने 8वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? ये देखो, Which of the letter will be left third to the right of 8 to the left of 12 from left in English alphabet? ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो अभी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया हूं उस कॉन्सेप्ट से पहले आप इसे सॉल्व कर दो। एक कंट्रोलिंग इंड मिलेगा, चाहे लेफ्ट मिलेगा चाहे राइट मिलेगा। तो भाई एक चीज और याद रखो कि कभी इस तरह का सवाल सॉल्व करना तो हमेशा जान लेना कि साइड तुम्हारी लेफ्ट होनी चाहिए। अगर साइड लेफ्ट नहीं है तो 27 से घटा के साइड को लेफ्ट में ले आओगे। अगर राइट से साइड दिया है तो पहले लेफ्ट में चेंज करके ही आंसर दोगे, क्योंकि जो आपने अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रमांकिक मान याद कर रखा है वो बाएं साइड से याद कर रखा है, न कि दाहिने साइड से। ओके, तो चलो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। बताओ ये कौन सी डायरेक्शन है? अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन के लिए कौन सी साइन? प्लस, तो 12 8 कितना? 20। और पहली पोजीशन ऑलवेज कंसीडर करते हैं, पहले क्या है? एल। अगर आर होता तो आर लेते, यल है तो यल लेंगे। देखिए 12 8 20 यहां तक सॉल्व हो गया। ठीक है, तो एल से 20 लिख लिया। अब इसके बाद यहां तक सॉल्व जो बचा उसे ले लो L3। ठीक है ना? तो देखो सेम डायरेक्शन हो गया ना। सेम डायरेक्शन के लिए कौन सी साइन? माइनस, तो 20 में से 3 घटा दो, कितना आएगा? 17। और पहली पोजीशन क्या है? लेफ्ट, तो लेफ्ट 17 का मान। भाई देखो, अगर अंग्रेजी वर्णमाला आपको ओरल याद होगा तो आप जानते होंगे कि बाएं से 17वां अक्षर जो होता है वो कौन सा अक्षर हो जाएगा? बताइए, क्यू। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्यू। अगर आप अंग्रेजी वर्णमाला लिखोगे, गिनोगे तो भी आंसर वही आएगा। जैसे बाएं से 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहां आ गए। फिर दाहिने 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां आ गए। बाएं 3, 1 2 3, ये देखिए यहां पर क्या आया? क्यू। और हम लोग का आंसर क्या है? क्यू। तो आ गया ना। तो कौन अंग्रेजी वर्णमाला लिखेगा, गिनेगा तो आंसर बताएगा। तो इतना में तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। आप तो उंगलियों से बता सकते हो, नजर से देख के बता सकते हो, अपोजिट हो जोड़ दो, सेम है घटा दो, लास्ट में कंट्रोलिंग इंट बचेगा, फटाफट आंसर कर दो जो ओरल याद किए हो, है ना?
तो चलो अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन करें। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर, बाएं से 12 के दाहिने 8वें अक्षर, दाहिने 8वें अक्षर के बाएं 16वां अक्षर, बाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा? Which of the letter will be left 16 to the right of it to the left of 12 from left in English alphabet? ये सवाल आपको सॉल्व करने भाई, तो आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा ना उसी कॉन्सेप्ट का यूज करिए। अपोजिट के लिए कौन सी साइन प्लस, सेम के लिए कौन सी साइन माइनस। तो चलो अपोजिट है ना तो जोड़ेंगे, 12 8 कितना हुआ 20, और पहली पोजीशन को नीचे लिख लेंगे। ओके, L20 जो पहले रहेगा वही नीचे लिखना है L। ठीक, यहां तक सॉल्व, जो बचा उसे नीचे ले लो L16। सेम डायरेक्शन के लिए कौन सी साइन बताइए, सेम के लिए कौन सी साइन होगा माइनस, तो 20 में से 16 घट जाएगा तो 4 आ जाएगा, और पहली पोजीशन हमेशा नीचे ली जाएगी L4। और बाएं से तो हमें अंग्रेजी वर्णमाला का नंबर याद है, बाएं से चौथा अक्षर क्या याद किए आप? D। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? D, है ना। तो 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। चलो अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वें अक्षर, बाएं से क्या 25वें अक्षर के बाएं 15वें अक्षर, बाएं क्या 15वें अक्षर के दाहिने 7वां अक्षर, दाहिने 7वां अक्षर कौन सा होगा? Which of the letter will be right 7 to the left 15 to the left 25 from left in English alphabet? ये हमें बताने हैं भाई। ओरल बता सकता है, नजर से देख के बता सकता है। कैसे? सेम डायरेक्शन है तो क्या करेगा, -25 में से 15 गया, कितना आएगा 10 लेफ्ट। हमेशा देखो पहली स्थिति को पहले लेना है L10। ठीक है, यहां तक देखो सॉल्व हो गया, जो बचा उसे नीचे ले लो, राइट 7। अपोजिट, अपोजिट के लिए कौन सी साइन बोलिए? 10 7 कितना 17, लेफ्ट 17, और लेफ्ट से नंबर तो याद कर रखा है। तो बताओ बाएं से 17 क्या हो जाता है भाई? Q, आंसर Q, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया आपने, कर लिया होगा क्वेश्चन, है ना। मिटा दो इसे। चलो चौथा क्वेश्चन करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 11वें अक्षर, दाहिने से क्या 11 के बाएं 7वें अक्षर, बाएं क्या 7वें अक्षर के दाहिने दूसरा अक्षर कौन सा होगा? दाहिने दूसरा अक्षर कौन सा होगा? क्वेश्चन आपके सामने है। Which of the letter will be right second to the left of 7 to the right 11 from right in English alphabet? ओके, तो देखो अब क्या करना है, अपोजिट है, जोड़ो 11 7 18। ठीक, पहली पोजीशन हमेशा नीचे, आर है तो आर आएगा, यल होता तो यल आता, राइट 18। ठीक है, अब उसे ले लो, राइट 2। सेम डायरेक्शन के लिए कौन सी साइन? माइनस, तो 18 में से 2 घटा दो, कितना आ जाएगा 16, और राइट से 16 आ गया। लेकिन रुक जाओ, जो लोग आंसर इसका पी बता रहे हैं गलत हो जाएगा। ये राइट से 16 आया है, और भाई आपने नंबर जो याद कर रखा है ना वो लेफ्ट से याद कर रखा है, राइट से नहीं। ठीक है, तो हमेशा साइड जो है वो तुम्हारा लेफ्ट होना चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी सवाल लगा रहे हो, साइड हमेशा लेफ्ट चाहिए, तभी ओरल आंसर आप दे सकते हो। ये राइट 16 है, हमें लेफ्ट से चाहिए। और अभी मैंने आपको बताया था कि L + R बराबर होता है 27। अगर किसी लेटर की वैल्यू राइट साइड से दे रखा है और लेफ्ट साइड से जानना चाहते हो तो उसे 27 से घटा दो, लेफ्ट से आ जाएगा। तो L + 16 बराबर 27। तो बताओ L बराबर क्या हो जाएगा? 27 - 16। तो L बराबर 11, और 11 किसका मान होता है बोलो? K, है ना। तो राइट से जो 16 होता है वो लेटर कौन सा होता है? K, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर K हो जाएगा। तो इज इट क्लियर? आप समझ गए होंगे। कभी भी पोजीशन लेफ्ट से आएगा फटाफट आंसर कर दो, डायरेक्ट कर दो, और कभी भी पोजीशन अगर राइट से आए तो
पहले साइड बदलो फिर आंसर करो। ओके ठीक है, तो चलो 5वें क्वेश्चन पे अब चलते हैं। राइट 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 15वें अक्षर, दाहिने से क्या 15, दाहिने से 15वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर, बाएं क्या 8वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 15वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर के दाहिने 19वां, दाहिने क्या 19वां अक्षर कौन सा होगा? Which of the letter will be right 19 to the left of it to the right 15 from right hand in English alphabet? ओके तो कॉन्सेप्ट वही है सेम जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था। अपोजिट डायरेक्शन होने पर प्लस साइन, सेम डायरेक्शन होने पर माइनस साइन का इस्तेमाल करेंगे और जो पहले होगा उसे नीचे ले लेंगे। ओके तो चलो ये अपोजिट डायरेक्शन है, जोड़ दो 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, राइट 23, और ये राइट से क्या है 19। अब सेम डायरेक्शन हो गया तो माइनस साइन का यूज करेंगे, 23 में से 19 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4, राइट से 4 आ गया भाई। लेकिन नंबरिंग हमारी साइड सही नहीं है, राइट से नंबर मुझे याद नहीं है तो लेफ्ट में जाएंगे। पहले लेफ्ट में जाने का तरीका क्या है 27 से घटा दो, बस एक ही तरीका है साइड बदलने का, 27 से घटा दो, 27 में से 4 गया 23, तो लेफ्ट से 23 और लेफ्ट से 23 का मान क्या होता है भाई W, है ना, आंसर विल बी W, है ना। ओके तो चलो 6वें क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 24वें अक्षर, बाएं से क्या भाई 24 के दाहिने 6वें अक्षर, दाहिने क्या 6वें अक्षर के दाहिने चौथा अक्षर कौन सा होगा? इसके दाहिने कौन सा चौथा अक्षर कौन सा होगा? क्वेश्चन अब आपके सामने हो गया, ओरल बता सकता है इसको। देखो अपोजिट डायरेक्शन होने पर कौन सी साइन प्लस, तो 24 और 6 कितना होगा 30, लेफ्ट से 30 आ गया, है ना, साइड लेफ्ट है, ले लिया पहली साइड, यहां तक सॉल्व हो गया। अब जो बचा नीचे ले लो, राइट 4, अपोजिट डायरेक्शन होने पर कौन सी साइन यूज करते हैं प्लस, तो 30 और 4 कितना हो जाएगा 34, लेफ्ट से कितना आ गया 34, 34 आ गया, लेफ्ट से 34 आ गया, बाएं से 34, साइड वाइड हमारी सही है। लेकिन अब ये एक प्रॉब्लम आ गई, कुछ लोग सोच रहे होंगे अंग्रेजी वर्णमाला में तो 26 अक्षर होता है भाई, और इसमें तो 34 आ गया, अब क्या करें, है ना। तो देखो कभी भी वैल्यू 26 से अगर ज्यादा आती है तो क्या करना कि पहले 26 उसमें से घटा देना, 26 के अंदर आ जाओगे फिर आंसर करोगे। तो ये क्या है लेफ्ट से 34 है, ठीक, तो इसमें से अगर मैं 26 माइनस कर दूं, 34 में से 26 घटा दें तो बताओ कितना आ जाएगा, लेफ्ट से 8 आ जाएगा, और लेफ्ट से 8 का मान क्या होता है यच। अभी अंग्रेजी वर्णमाला में मैं आपको पढ़ाते समय, नंबरिंग याद करवाते समय मैंने आपसे कहा था कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला को हम लोग एक सर्किल पर लिख देंगे तो जहां जेड खत्म होता है वहां से ए आ जाता है, ठीक है। ए का मान 1 भी होता है, ए का मान 27 भी होता है ना, इंक्रीजिंग वैल्यू। तो ए 34 जो है एच का मान होता है, कैसे, ए का मान अगर 27, जेड भाई 26 है, ए 27, बी 28, सी 29, डी 30, ई 31, एफ 32 और जी जो है 33 और एच क्या हो जाएगा 34। तो क्या हम ये सब इतना सब कुछ करेंगे एग्जाम में? नहीं, एग्जाम में क्या करना, सीधा फटाफट सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद देख लेना अगर वैल्यू भी पॉजिटिव 26 सब्ट्रैक्ट कर दो तुरंत आंसर आ जाएगा। कभी भी वैल्यू पॉजिटिव हो तो 26 घटा के आंसर करते हैं, ठीक है। कभी भी वैल्यू पॉजिटिव हो तो क्या करते हैं 26 घटा के आंसर करते हैं। देखो भाई 3 पॉइंट एकदम क्लियर याद रखो। साइड बदलने का काम क्या करता है, साइड बदलने के लिए क्या करते हैं 27 से घटा के साइड बदलते हैं, ठीक। और कभी भी वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो क्या करते हैं 26 घटा के उसे अंदर ले आते हैं, तब आंसर करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, अगर सर्किल पर आप गिनोगे तो ये 27, बी 28, तो एच का मान आ जाएगा 34, है ना। तो इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, 7वें क्वेश्चन पे चलो आते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से क्या 10वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर, बाएं क्या 5वें अक्षर, ठीक है, के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा, 9वां अक्षर कौन सा होगा। अब क्वेश्चन आपके सामने आ गया, अब इसे सॉल्व करना है, तो चलो सॉल्व करते हैं। अब ये क्या है, सेम डायरेक्शन, ओरल कर सकता है। सेम डायरेक्शन के लिए कौन सी साइन, माइनस, तो 10 में से 5 गया, 5 आ गया, और हमेशा पहली पोजीशन को लेते हैं, तो यल से क्या आ गया भाई 5, 5 आ गया। अब यहां तक सॉल्व हो गया, जो बचा उसे नीचे लिख लो, एल से 9 लिख लिया नीचे, ठीक। फिर देखो, अब ये सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन के लिए कौन सी साइन, माइनस, तो 5 में से 9, कम में से ज्यादा घटाओगे तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। 5 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा, -4, और साइड क्या है, लेफ्ट से -4, ठीक, लेफ्ट से -4 आ गया। भाई देखो, अब मुझे लेफ्ट से -4 बताना है। अब पहले मैं इस चीज को आपको समझा दूं, कैसे। ये देखो, ये अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से दाएं मैंने लिख दिया, ये बायां छोर है और यहां पर दाहिना छोर है, ठीक है, उधर राइट एंड है, इधर लेफ्ट एंड है, लिख दिया, ठीक। अब ये देखो, ये इस तरह से वैल्यू जो है ये पॉजिटिव है, 1 से लेकर 26 तक का ये जो मान है वो पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, और हमें कहां जाना है, माइनस में, लेफ्ट से माइनस में जाना है, ठीक है। तो मैंने शुरू करते समय जहां यूजुअल पोजीशन पढ़ाना चालू किया, तो मैंने बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं दाएं का निर्धारण करते समय 2-3 बातों का ध्यान रखते हैं, जिसमें बताया था कि z की वैल्यू 0 मान लेते हैं, z की वैल्यू क्या मान लेते हैं, 0। क्यों मानते हैं ऐसा, अब ये भी मैं आपको बता दूं कि भाई सर्किल पर देखिए, अच्छा देखिए, a का मान क्या है, पॉजिटिव है, a का मान 1 है, ओके। अब ये बताओ, सर्किल पर जब हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला लिखे थे, जब इस सर्किल पर हम अंग्रेजी वर्णमाला को लिखे थे, ऐसे ए से लेकर जेड तक क्लॉकवाइज मैंने लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये बताओ कि जहां जेड खत्म होता है उसके इमीडिएट बाद कौन आता है, ए आता है, और ए की वैल्यू है पॉजिटिव, ये 2 है, 3 है, 4 है, सो ऑन, इस तरह से 26 तक इसका मान है, ठीक है। अब ये बता सकते हो कि ए के पीछे कौन है, जेड, तो बताओ यहां पर हम ए के पीछे क्या लिख सकते हैं, जेड। अब बताओ जेड के पीछे कौन है, वाई, y के पीछे कौन है, x, x के पीछे कौन है, w, और w के पीछे v, v के पीछे u, सो ऑन, इस तरह से वो चलता रहेगा, ठीक है। देखो इस तरह से चलता रहेगा, है ना। तो भाई हमने जो आपको पॉइंट बताया था कि इसमें z की वैल्यू 0 मान लेते हैं, तो क्यों मान लेते हैं, अब ये समझ लो ना। इंटीजर्स आपको पता होगा, जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, सो ऑन। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स लिखे हुए हैं। तो ए से लेकर जेड तक जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है,
ए से लेकर जेड तक जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसमें जो है वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। और यहां पर मेरा लेफ्ट एंड से -4 आया है ना, माइनस में जाना है मुझे, ठीक है। तो देखो ए के पीछे कौन है, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी सो ऑन, इस तरह से है, ठीक है। तो बताओ अगर तुम्हें माइनस में जाना है तो क्या बिना जीरो हुए आप माइनस में जा पाओगे? नहीं। अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन तुम सॉल्व करते हो और तुम्हारी वैल्यू आ जाती है लेफ्ट से जीरो, लेफ्ट से क्या आ जाती है, जीरो, तो प्रश्न उठता है कि आप आंसर क्या बताओगे? लेफ्ट से जीरो का मतलब बताओगे जेड। जीरो भी एक संख्या होती है, तो जीरो से लेकर 9 तक 10 डिजिट हमारे पास होता है जिससे हम किसी भी संख्या का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो देखो इस लेफ्ट से जीरो, बाएं से अगर जीरो वैल्यू कभी आ जाए तो उसका मान क्या हो जाएगा, जेड, ठीक। और देखिए जहां जेड खत्म होता है वहीं से शुरू होता है। अगर राइट से कभी जीरो आ जाए तब क्या करेंगे? राइट से जीरो का मतलब हो जाएगा ए, राइट से जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, ए। अभी हम आपको क्लियर करते हैं, देखो तो भाई कभी भी इसमें जेड की वैल्यू क्या मान ली जाएगी, जीरो, ठीक है। जेड की वैल्यू क्या मान लेंगे, जीरो। अब बताओ जेड के पीछे क्या है, वाई, तो -1 पे कौन आया, वाई आया। फिर -2 पे कौन आया, -2 पे कौन आया, एक्स आया। अब -3 पे कौन आया, -3 पे डब्ल्यू आया। और -4 पे कौन आया, -4 पे आ गया भाई वी, वी आ गया। तो लेफ्ट से -4 का मान क्या हो जाएगा, वी, है ना। तो आंसर आपका वी हो जाएगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन इस तरह आ जाए तो क्या हम इस तरह सर्किल बनाएंगे, क्या हम अंग्रेजी वर्णमाला लिखेंगे? नहीं। क्या करेंगे, सीधा एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, कभी भी वैल्यू निगेटिव आती है तो 26 ऐड कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो -4 में 26 ऐड कर दो, तो 26 में से 4 निकल गया 22। और भाई अगर आपको नंबरिंग याद होगा तो याद होगा कि बाएं से 22वां अक्षर कौन सा होता है, तो बाएं से 22वां अक्षर कौन सा होता है, वी। तो आंसर विल बी वी। आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, वी हो जाएगा। अब कुछ लड़कों के मन में एक प्रश्न ये उठ रहा होगा कि अगर ये राइट से -4 आया होता तब क्या करते, तो चलो उसको भी समझा देते हैं। अगर ये मान लो कि राइट से -4 होता तो क्या करते, ठीक। तो सबसे पहला काम ये करते कि इस वैल्यू जो निगेटिव है इस वैल्यू को पहले हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते, ठीक। और वैल्यू को पॉजिटिव करने का तरीका क्या है, 26 ऐड कर देते। तो इसमें अगर 26 ऐड कर देंगे तो राइट से आ गया 22, राइट से भाई क्या आ गया, 22, ठीक, 22 आ गया। अब ये बताओ राइट से आ गया 22, है ना। तो ये बताओ कि नंबरिंग हमें किधर से याद है, हम तो राइट से नंबर याद किए नहीं है, नंबर तो हमें लेफ्ट साइड से याद है। तो क्या करेंगे, पहले इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। और एक ही तरीका है भाई, देख लो ध्यान से, साइड बदलने का एक ही तरीका, 27 से घटा दो। तो 27 में से 22 गया 5 और लेफ्ट से 5 आ गया। और आपको अगर प्लेस वैल्यू याद होगा, बाएं से 5 याद होगा, तो आपको पता होगा कि बाएं से 5 क्या होता है। बोलिए भाई, आंसर ई। आंसर क्या आ जाएगा, ई। देखो ए से लेकर जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला आप लिखते हो, लिखते हो। जेड के बाद क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ जी सो ऑन, ऐसे चलेगा, है ना। ओके, राइट से जीरो, राइट साइड यहां पे है, ए से लेकर जेड तक आप अंग्रेजी वर्णमाला लिखो। राइट से जीरो का मान हो जाता है ए, जीरो का मान क्या हो गया, ए। -1 पे बी, -2, -3, -4। अब -4 पे क्या आ गया भाई, ई। तो देखिए लेफ्ट से 5 का मान क्या होता है, ई। तो -4 पे ई है ना राइट हैंड से, यस, है ना। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन, पेन भी नहीं उठाओ, कुछ मत करो, है ना, कुछ भी मत करो, सिर्फ क्वेश्चन देखो,
देख करके बता सकते हो, फटाफट इसको ओरल मन में कैलकुलेट करके बता सकते हो आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखो आज हमने आपको अपना सिलेबस बता दिया है ना, और सिलेबस के बाद जो है थोड़ा सा पढ़ा भी दिया। अंग्रेजी वर्णमाला की शुरुआत कर दिया है मैंने, और अंग्रेजी वर्णमाला में जो है लेफ्ट राइट से शुरू किया है, और लेफ्ट राइट में जो है यूजुअल पोजीशन का डिस्कशन आज मैंने कर दिया। और मैंने बताया कि लेफ्ट राइट जो है 8 भागों में क्लासिफाइड हो सकता है, जैसे यूजुअल है, रिवर्स है, तो आज मैंने यूजुअल के बारे में आपको अभी बताया। अब मैं बताऊंगा रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, इफ ऑल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट और रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन आफ्टर आपसे अगर कोई सवाल करता है तो बिना पेन चलाए, बिना लिखे, बिना गिने ओरली आंसर आप कैसे बताओगे, ये मैं आपको बताता हूं, क्या है ना। तो देखिए अभी हमने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया, अब मैं इसको कंसाइज करके बोलता हूं, 3 लाइन में समझ लो। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो नोट पर जाएंगे, ध्यान दो, अपोजिट के लिए प्लस और सेम के लिए माइनस, ठीक, और हमेशा पहली स्थिति को कंसीडर करना है, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। ओके, अब इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें जेड की वैल्यू 0 मान लेंगे। ठीक है, अब तीसरा क्या है कि साइड बदलना, हमेशा हमें जो साइड है वो लेफ्ट चाहिए। अगर कभी राइट से कोई भी सवाल आता है तो पहले 27 से घटा के लेफ्ट में जाएंगे तब आंसर करेंगे। ठीक, चौथा पॉइंट क्या है कि अगर कभी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव का मतलब 26 से ज्यादा, अगर कभी वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो क्या करेंगे ना, 26 घटा के आंसर करेंगे। मान लो कि बाएं से आ गया 35, बाएं से 35, अब हमें तो पता नहीं कि 35वां अक्षर कौन है, तो 26 माइनस कर दो इसमें से, तो 26 माइनस करेंगे तो लेफ्ट से 9 आ जाएगा। लेफ्ट से 9 का मान क्या होता है, आई, यानी बाएं से 35वें नंबर पे कौन सा आ जाएगा भाई, आई आ जाएगा। 26 माइनस कर देंगे, है ना। तो कभी भी मान पॉजिटिव होने पर 26 घटा के आंसर करोगे, और कभी भी मान निगेटिव होने पर 26 जोड़ के आंसर करोगे। तो भाई 3 कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखोगे। साइड बदलने के लिए हमेशा 27 से घटाओगे, मान पॉजिटिव है तो 26 घटा के आंसर करोगे, और मान कभी भी निगेटिव है तो 26 जोड़ के आंसर करोगे, और हमेशा साइड तुम्हारी लेफ्ट होनी चाहिए, है ना। तो चलिए, आज बहुत खुशी हो रही है, ये आज मेरे बच्चे भी मुझे देख रहे होंगे, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे जो ओल्ड जो बैच है, इंडिविजुअल बैच जो चलता रहा है, ऐसा संयोग बना कि इस कोविड-19 महामारी के वजह से हम लोग जो है एक दूसरे से मिल नहीं पाए, आई कांटेक्ट नहीं हो पाया, सारी सिचुएशन ही बदल गई। लेकिन कोई बात नहीं, जल्द मिलेंगे, और आप लोग की पार्टी ड्यू है, मिलते ही करेंगे। ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं 11 बजे। थैंक यू फॉर ऑल। चल गया है।